दर्जी ननद ने बनाई भाभी की तीज ड्रेस। आखिर कब तक ये कपड़े सिलती रहोगी पारुल? बस थोड़ी देर और भाभी, कल सुबह तक ये सूट करके देना है। आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। सोनम की ननद पारुल घर पर रहकर कपड़े सिलती थी ताकि उनके घर खर्च में मदद हो सके। फिर अगले दिन, भाभी वो सुनीता आई थी क्या सूट लेने? नहीं ननद जी, वो तो बड़बड़ाते हुए कहीं निकली थी। कोई दूसरा नया सूट पहनकर कह रही थी गरीबों की सिलाई का क्या भरोसा। भाभी हमारा काम गरीबों वाला जरूर है, पर हाथ की कढ़ाई देख अमीर भी तारीफ करते हैं। बस किस्मत थोड़ी कंगाल है। कोई बात नहीं ननद जी, कहने वाले को कहने दीजिए, हम उनका मुंह तो बंद करा नहीं सकते ना। अच्छा मैं पानी भरने तालाब पर जा रही हूँ। ठीक है भाभी। इसके बाद सोनम घर से मटका उठाकर बाहर तालाब की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद वो तालाब के पास पहुंच जाती है, जहाँ पहले से ही गांव की कुछ औरतें पानी भर रही थीं। लो आ गई उस दर्जन की भाभी, रोज एक ही फटी हुई साड़ी पहनकर आ जाती है। अरे सोनम, तुम्हारी ननद तो आजकल बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है क्या? गांव की गुदड़ी से शादी की ड्रेस बना देगी क्या? हम तो बस मेहनत करते हैं, बाकी भगवान जाने। अरे मेहनत करने वाली तो गाय भैंस भी होती है, पर वो सजती नहीं। तुम भी थोड़ी सजी धजी रहा करो, ढंग के कपड़े पहना करो। आप लोगों को तो बस बातें बनाना आता है। अरे बहनों, इसकी ननद की बातें सुनो। पिछली बार कह रही थी हमने तो अभी भी मशीन से पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर घर के छप्पर अभी तक क्यों टपकते हैं? सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनम लौटकर घर आ जाती है। वो घड़ा रखती है और आंसू पोंछती है। ऐसा करते हुए पारुल उसे देख लेती है। क्या हुआ भाभी? फिर वही तालाब वाली औरतें, उन्होंने कुछ कहा क्या? हाँ ननद जी, आज तो मेरे कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया और आपको भी नहीं छोड़ा। कह रही थी कि घर अब तक टपकता है और दर्जी ननद सिलाई का घमंड करती है। बोलने दो ने, वो हमारी हालत पर नहीं हमारी मेहनत से जलते हैं। पर कब तक ननद जी, ये रोज रोज का अपमान सहना मुश्किल हो रहा है। घबराओ मत भाभी, एक दिन यही औरतें हमारी मेहनत से जलने लगेंगी। तभी वहाँ बैठी उसकी सास आशा देवी बोली, अब जाने दे बहू, उनका तो काम ही यही है। अब मोहन के आने का समय हो गया है, एक काम कर जल्दी से खाना बना ले। जी माँ जी। इसके बाद सोनम सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी मोहन मजदूरी करके अपने घर आ जाता है। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ, और साथ में आपकी घुटनों की दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तू दवाइयाँ क्यों लेकर आया है? अब तो इन घुटनों के दर्द की मुझे आदत सी हो गई है। अब बुढ़िया पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है? आज नहीं तो कल मरना ही है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हाँ माँ जी, भला दवाइयों में पैसे लगाना कहाँ की फिजूल खर्ची हुई। खैर छोड़िए आप दोनों इन सब बातों को, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना परोसती हूँ। पारुल तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ भाभी, आप जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। सोनम, ये लो 200 रुपए। आज की मजदूरी 400 मिली थी, जिसमें से 200 की दवाई लेकर आ गया और 200 तुम्हें दे रहा हूँ घर खर्च चलाने के लिए। जी, कल पारुल ने कुछ पैसे दिए थे राशन पानी के लिए, इन्हें मैं साग सब्जी के लिए रख लेती हूँ। ऐसी ही उनकी जिंदगी गरीबी में बीत रही थी। एक सुबह जब पारुल सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी, तभी शीला वहाँ पर आ जाती है। अरे पारुल कहाँ हो? ये लो तुम्हारे 400 रुपए। अरे काकी, ये किस बात के? अरे तुम भूल गई, पिछले हफ्ते ही तो मेरी बेटी की शादी थी और उसका लहंगा तुमने ही तो बनाया था। मैंने तुम्हें पूरे पैसे थोड़ी न दिए थे। उस समय थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, इसीलिए मेरे भी ध्यान से उतर गया। खैर अब ये लो। अच्छा अच्छा, वो पैसे? हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी। काकी बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी चाय पीकर आई हूँ। ठीक है अब चलती हूँ। इसके बाद शीला वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से दिन भर में दर्जी ननद के घर कोई न कोई ग्राहक आता ही रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज गांव की औरतें ठेले वाले से सब्जी खरीद रही होती हैं। अरे बहन, मैंने सुना है कि मुखिया जी की बहू इस बार तीज पर अपने यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम कर रही है। हाँ, मेरे भी कानों तक उड़ते उड़ते यही बात आई है। सुना है कि मुखिया जी की बहू इस बार तीज का त्योहार एक बड़े से बैंकेट में कर रही है। अच्छा, फिर तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होंगे। हाँ हाँ बहन बिल्कुल, वैसे भी आज गांव के चौपाल पर सभी गांव वालों को आना है, खास करके गांव की औरतों को। हाँ, लग रहा है कोई विशेष बात कहनी है मुखिया जी को। वैसे सोनम, तुम भी आओगी ना गांव के चौपाल के पास? जी मैं भी आऊंगी। सब्जी खरीद कर वो दोबारा से अपने घर चली जाती है। ऐसे कुछ घंटे बीत जाते हैं। इस बार तीज का त्योहार हम औरतें बहुत ही अच्छे से मनाएंगी। गांव की सारी औरतें आमंत्रित हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी सस्ती साड़ी या घिसे पिटे कपड़े पहनकर ना आए।
सबको अच्छे से कपड़े, वो भी हरे रंग के पहन कर आने हैं। वाह वाह, मजा आ जाएगा। उस दर्जन ननद की भाभी को देखेंगे कैसे भागती है इधर से उधर। उसके पास तो पहनने लायक एक साड़ी तक नहीं है। तीज त्योहार के लिए ड्रेस कहाँ से लाएगी? ये गरीब ना ही आए तो अच्छा ही है, तस्वीरें बिगड़ जाती हैं ऐसे गरीब लोगों के आने से। मैं तो आज ही अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी लेकर आऊंगी और साथ में हरी हरी चूड़ियां भी और ज्वेलरी भी। सोनम जी सब बात दूर से ही सुन लेती है और चुपचाप घर लौट जाती है। माँ जी, मुखिया की बहू तीज के त्योहार पर जो पार्टी रख रही है उसमें जाना है क्या? क्यों नहीं बहू, सब जाएंगे तो हम क्यों नहीं। पर कपड़े हमारे पास तो कुछ नहीं है और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। वहाँ गांव की औरतें हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। आप फिक्र मत करो भाभी, आप हर साल की तरह इस साल भी अपना तीज का त्योहार मनाओ, लेकिन इस बार आप तीज पर कोई पुरानी साड़ी नहीं पहनोगी, बल्कि इस बार मैं आपके लिए ऐसी ड्रेस बनाऊंगी कि गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा और वो कभी भी किसी गरीब का मजाक उड़ाने से पहले सपने में भी 100 बार सोचेंगे। उसमें कुछ झालरे और पार्ट लगाऊंगी, जो मेरे पास बचा है सब कुछ लगा दूंगी। आप देखना, आपकी ड्रेस सबसे अलग होगी। इस तरह कई दिनों तक दर्जी ननद दिन रात मेहनत करके डोरियां, घुंघरू, मोती, झालरे जोड़कर अपनी भाभी के लिए शानदार तीज की ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। वाह ननद जी, ये तो किसी डिजाइनर का ड्रेस लगता है, जैसे किसी अमीर घराने की पार्टी ड्रेस हो। अरे भाभी, आपकी ननद गांव की पहली डिजाइनर है। सिर्फ दुकान नहीं है, वरना दिल्ली तक नाम होता मेरा। हाँ हाँ ननद जी, जरूर होता। जब आप इतना शानदार पार्टी ड्रेस तैयार कर सकती है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है भाभी, अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह तीज वाला दिन भी आ जाता है। गांव की सभी सुहागन महिलाएं सारा दिन तीज का व्रत रखती हैं और शाम को तैयार होकर उस बैंकेट हॉल में पहुंच जाती हैं। सभी चमकते गहने, भारी ड्रेस और किंजल चमचमाता हरे रंग का गाउन पहनकर सबके बीच घूम रही है। तभी दरवाजे पर हलचल होती है, जहां सोनम आती है, वो भी अपनी दर्जी ननद की सिली हुई ड्रेस पहनकर। उसकी तीज की ड्रेस देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये कौन है? सोनम, पर ये ड्रेस, ये तो कमाल का है। हाँ, कहाँ से खरीदा है? खरीदा नहीं, मेरी ननद ने सिलाया, उस सिलाई मशीन से जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह सोनम के बोलने पर भीड़ में सन्नाटा हो जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी अच्छी ड्रेस पहन सकती है। सब उसी को देख रहे होते हैं, जिसके बाद मुखिया आगे बढ़ते हैं। पारुल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो गांव की शान बन गई हो। अगली पंचायत में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र तुम ही चलाओगी। क्या मैं? हाँ पारुल, क्योंकि तुम में सच में टैलेंट छुपा हुआ है। सभी पारुल के हुनर की खूब तारीफ करते हैं। साथ ही सोनम, जो उस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। सोनम और गांव की बाकी औरतों को पारुल के हुनर पर गर्व होता है। फिर सभी सुहागनें मिलकर तीज का त्योहार मनाती हैं, साथ ही खूब एंजॉय करते हैं। उस दिन के बाद पारुल काफी फेमस हो गई। उसके पास दूर दूर से ऑर्डर आने लगे, क्योंकि किंजल ने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिससे अब दूर दूर से उसके पास ऑर्डर आने लगे। अब उन्होंने अपना नया बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया, जिसमें वो सब खुशी खुशी रहने लगी।